उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत से रिलेटेड जो सार्फिन हैं उनकी सुबह बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजर रही, क्योंकि वो जो सरप्राइज़ या एक धमाका, एक बॉम्ब फोड़ा था सार्फिन के सर पर गवर्नमेंट ने, उसके असरात और उसके समरात का अब सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से आज सुबह खबर ये मिली है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बिल्कुल जी, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के दरमियान जो तनाज़ात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, जिसके बाद एसोसिएशन ने कल रात 12 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान भी कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल पंप मालिकान ये कहते हैं कि हमें हर रोज़ जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं उससे कोई बचत नहीं होती है, बल्कि उल्टा हम नुकसान में जा रहे हैं। तो इस हवाले से दोनों के दरमियान, फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात तय थे, लेकिन ये मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। और अब हम सूरत हाल जो देख रहे हैं वो ये है कि अवाम पिसते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर पेट्रोल पंप्स बंद हो जाएंगे तो भी अल्टीमेटली अवाम का नुकसान होगा, उनकी मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर होंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और जिस तरह से कल डीजल बढ़ाया गया था, आज पेट्रोल बढ़ाया गया, तो इसके असरात भी अवाम पर ही अल्टीमेटली आएंगे। और अली परवेज़ मलिक साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात उनके तय थे और हमारे होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों में रद्दोबदल काबिल कबूल नहीं है, ये कहना है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन हुमायूं खान का। और हम कुछ ही देर में उनसे रब्ता भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डेडलॉक की वजह क्या है। इस पर तफसील से बात करते हैं, लेकिन अभी बढ़ते हैं आज की टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ, जिसमें सबसे पहले तस्करा भी इसी का होगा। हुकूमत से मुज़ाकाम पेट्रोल पंप एसोसिएशन का पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान। रोज़ाना की कीमतें आधा तीतर आधा बटेर वाली कहानी है, ये कहना है चेयरमैन पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन का। और जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि इसका खमियाजा अवाम भुगत रही है, आने वाले दिनों में इसके मजीद क्या असरात होंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात होगी ईरान जंग ने अमरीकी फ़ौज का ख़जाना खाली कर दिया। शदीद माली बहरान का सामना, बहुत जल्द ईरान के जौहरी मरकज़ को ताबड़तोड़ हमलों से निशाना बनाएंगे। ट्रंप ने एक बार फिर से वावेला कर दिया, एक और शोशा छोड़ दिया जिसकी वो आदत लिए बैठे हैं। इस पर भी हम तफसील से तबसरा करेंगे, आखिर कौन किसको राम कर रहा है। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं कि ईरान घुटनों पर आ चुका है और ईरान मिन्नत समाजत कर रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर आया जाए, तो इस पर भी तफसील से माहिरीन की राय लेंगे। बिल्कुल। और फिर बात होगी मुल्क भर के दरियाओं की, जहां पे पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। किस दरिया में पानी की सतह कितनी बढ़ चुकी है, इसकी वजूहात क्या हैं, हमारी तैयारी कितनी है और आने वाले दिनों में मज़ीद क्या कुछ हो सकता है, खदशात क्या हैं, इम्कानात क्या हैं और उसके लिए हम कितने मुतहर्रिक हैं। और उसके बाद बात करेंगे खुला की डिग्री दायर करने से बीवी का हक महर खुदकार तौर पर ख़त्म नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फैसला आ चुका है, चाहे डाइवोर्स हो या ना हो, हक महर औरत का बुनियादी हक है जो कि उसे अदा करना होगा और ये मर्द पर लाजिम है। इस पर भी हम तफसील से जायज़ा लेंगे। जो मर्द खुला की डिग्री हासिल करने वाली औरत के से उसका हक छीन लेते हैं, हक महर अदा करने का, इस पर भी तफसील से तबसरा होगा। और आखिर में बात होगी कि कहीं आपके बच्चे बेजा पाबंदियों की वजह से जहनी दबाव का शिकार तो नहीं है। बच्चों की नफ्सियाती तरबियत कैसे की जाए, ये सारे अहम मौजू आज के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं हम पेट्रोल के मामले से। वाइस चेयरमैन पेट्रोलियम एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद होंगे, नुमान अली भट्ट साहब। और मामला यही है कि हुकूमत ने अपना फैसला सादर कर दिया, स्टेक होल्डर्स को लूप में लिए बगैर। बिल्कुल ऐसे ही है, तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या कह रहे हैं नुमान अली भट्ट साहब। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। जिस तरह हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो फैसला लिया उस पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। कल तो पेट्रोल की कीमत में कुछ पैसे कमी और डीजल की कीमत बढ़ाई गई थी, लेकिन आज पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई गई है। आप इससे मुत्तफिक हैं या नाला हैं, क्या तजवीज़ है आपकी और मुज़ाकरात आखिर क्यों नाकाम हुए जो अली परवेज़ मलिक साहब के साथ आपके होने जा रहे थे? जी थैंक यू सो वेरी मच जी। देखिए हमारा 2 पॉइंट एजेंडा था। एक तो ये था कि ये जो डेली प्राइसिंग है इससे ना सिर्फ कि पेट्रोल पंप को प्रॉब्लम है बल्कि आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम है। आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते स्टॉक्स की, ठीक है जी, और फाइनेंशियली आप अपनी बजटिंग नहीं कर सकते। फिर गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक फैसला किया जिसमें स्टेक होल्डर हम लोग 14 से 15 हज़ार पंप को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें कोई लूप में नहीं लिया गया, ना कि मीडिया को, किसी बंदे को कोई लूप में नहीं लिया गया और इन्होंने ये फैसला कर दिया। और दूसरा हमारा जो एक बहुत दरीना मसला है वो है पेट्रोलियम डीलर मार्जिन, कि हमारा जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा अब कम होता जा रहा है क्योंकि रेट महंगा होता जा रहा है और हमारे नंबर ऑफ लीटर्स भी
सेल्स हमारी कम होती जा रही हैं, जो लोगों की बाइंग पावर है वो कम होती जा रही है। उसकी वजह से हम लोग अब सर्वाइवल हमारा नहीं है। तो हमारे ये 2 पॉइंट्स थे। तो अच्छा बट साहब, डीलर्स मार्जिन मार्जिन जो खबर हमें मिली थी एक रोज़ पहले, उसमें तो 8% इजाफा किया गया और डीलर्स कहा जा रहा था कि इससे काफ़ी मुतमईन भी हैं, हुकूमती फैसले को वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? जी, माजरत चाहूँगा, कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ। 8% हमारी डिमांड है कि किया जाए। अभी तक कुछ भी नहीं है। हमारा जो करंट मार्जिन है वो 8.64 पैसा है। 8 रुपए 64 पैसे डीजल और पेट्रोल पे हमारा करंट मार्जिन है। उसमें से भी 12% विद होल्डिंग कटता है आपका, और फ्रेंचाइज फीसें कंपनियां काट लेती हैं, और टेक होम जो हमें बचता है वो 2 से 2.5 रुपए बचते हैं, जिसमें हमें पेट्रोल पंप चलाना मुश्किल हो गया। यही हमारी डिमांड है। ठीक है। कि आप अच्छा इसको नहीं बट साहब, हम ये परसेंटेज में जानना चाह रहे थे कि एक तो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, एक जो डीलर एसोसिएशन है। पता ये चल रहा था कि डीलर एसोसिएशन को मार्जिन दिया जा रहा है, पेट्रोलियम एसोसिएशन को नहीं दिया जा रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी एक फेक न्यूज चलवाई गई है। ठीक है, वो भी गलत चीज है। वो तरदीद आ गई है। वो सारे लोग हमारे साथ हैं। आपके साथ ट्रांसपोर्ट जो तमाम एसोसिएशंस हैं वो आपके साथ खड़ी हैं। आपके ऑयल टैंकर हमारे साथ खड़ा है। आपकी तमाम एसोसिएशन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन के साथ खड़ी हैं। और सुबह जो आज रात 12 बजे जो रात आ रही है, इसमें 12:01 पे हमारे पेट्रोल पंप जो है अच्छा, पेट्रोल पंप्स तो हो जाएंगे बंद। उसके बाद फिर क्या लाहे अमल है? अगर आपको दोबारा से मुज़ाकरात के लिए बुलाया जाए और थोड़ी लचक आप भी दिखाएंगे, कुछ चीज़ें आपकी हुकूमत मान ले, कहाँ पे सेटलमेंट होती दिखाई दे रही है? अभी एग्जैक्टली डेडलॉक क्यों हो रहा है? क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही? डेफिनेटली टेबल टॉक से ही मसले हल होते हैं। तो हम हर तरह से टेबल टॉक के लिए तैयार हैं। कहीं भी हम मुज़ाकरात से भाग नहीं रहे। तो अगर गवर्नमेंट हमारे साथ बैठती है तो हम बिल्कुल कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। हम तो ये कह रहे हैं। बट साहब, हमें मिसाल दी जाती है यूरोप की, इवन हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर भी कहा जाता है कि यही निज़ाम राइज है, रोज़ाना की बुनियादों पे प्राइसेस आती हैं और उससे बड़ा स्मूथली चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकती और इसमें होने की वजह क्या है आपके ख्याल में? देखें जी, ये आपको हकायक नहीं बता रहे। हकायक ये हैं कि जो उधर की मिसालें दे रहे हैं ये लोग, उधर काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट ऐसे है जो डीरेगुलेशन है उधर, कि मार्केट खुद तयन करती है रेट का और डीलर का मार्जिन का पंप वाला खुद उसका फिक्सेशन करता है। यहाँ डीरेगुलेशन नहीं हो रही। यहाँ पे जस्ट एक अपने आप को कवर देने के लिए कि लोग ये ना कहें कि ये 100 रुपये बढ़ गया और 200 रुपये बढ़ गया, वो डेली आपको 4-5 रुपए का टीका आवाम को लगा के और ये तासुर देना चाह रहे हैं जी कि हमने जो है वो अमेरिकन निज़ाम नाफज कर दिया। ऐसा नहीं है। आपकी और मेरी जेब से अगर महीने के बाद या 15 दिन के बाद 100 रुपए रेट ऊपर जाना था और मेरी और आपकी जेब से 100 रुपए निकलने थे, वो 100 ही ये निकालेंगे डेली बेसिस पे। अच्छा बट साहब, जब भी इस तरह के हालात होते हैं, या तो पेट्रोल की किल्लत होती है, जंगी सूरत हाल थी, तब भी हमने देखा पेट्रोल पंप पे ब्लैक में भी बिक रहा था, पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए जाते थे, लेकिन बैकडोर रास्ते रखे जाते थे जहां से ब्लैक में भी बेचा जाता था। तो फिर तो वो माफिया भी सरगर्म हो जाएगा इस इकदाम के बाद। और दूसरा ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हमने कल देखा, कुछ पैसे पेट्रोल की कीमत कम की गई थी, डीजल की बढ़ाई गई थी, आज पेट्रोल बढ़ाया गया है 4 रुपये कुछ पैसे। तो इसकी वजूहात क्या दी गई हैं? आखिर ये जी डीजल भी बढ़ा है, पेट्रोल जी डीजल भी बढ़ा है। जानना ये चाहूंगी कि आखिर किस तरह से तायुन किया जाएगा कि आज कीमत किस बिहाव पर नीचे आई है, कल कीमत किस बिहाव पर ऊपर गई है, इसका तायुन किस तरह से किया जा रहा है? क्या जो मार्केट है वो इसी तरह से फ्लक्चुएट कर रही है? देखिए जी, इंटरनेशनल मार्केट में हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। खुदा न खास्ता हम इस मुल्क के खिलाफ नहीं है। देखिए, हमें पता है गवर्नमेंट को ये चैलेंजेस हैं। इंटरनेशनल प्राइसिंग जो है उसके साथ हमें काम कर रही है गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए अमेरिका और ईरान की वार से अनस्टेबिलिटी है मार्केट के अंदर। अभी लास्ट टाइम भी 520-540 रुपए तक फ्यूल प्राइसेस चली गई थी, आपने देखा, फिर रिवर्स भी आई हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि आप 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, जो भी आपकी वर्किंग है, आप इसको फिक्स करें ताकि काम चलता रहे। अब डेली एक बंदा फ्यूल स्टेशन पे आता है, हमारे तो लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कस्टमर के साथ कि वो भाई आपने कल 300 लगाया हुआ था, आज 307 आपने कर लिया, ना कोई नोटिफिकेशन है आपके पास। इस पब्लिक को समझाना तो इतना आसान नहीं है ना, आपको पता है।
अच्छा, ओगरा के हाथ में सारा कुछ दे देना, ये किस तरह से प्रैक्टिकल होगा, किस तरह से इस पर अमल दरामद होगा कि अब तो वज़ीर आज़म का सिग्नेचर भी नहीं चाहिए, अब तो वज़ारत तवानाई भी लेना देना नहीं है इसमें? ये नालायक तरीन अदारा है, आपको पहले भी पता है। आज भी आपकी इनके जो लाइसेंसी हैं OMCs, वो आज भी लोगों को प्रोडक्ट नहीं दे रहे। मैं कुछ कंपनियों का अच्छा नहीं लगता कि मैं नाम लूँ, ये एथिकली अच्छा नहीं लगता कि आज भी कंपनियां हमारे डीलर को प्रोडक्ट नहीं दे रही और डेली यही तमाशा लगा हुआ है। लेकिन भट्ट साहब, इससे पहले आप ओगरा के साथ एक पेज पर नज़र भी आए हैं, हमें माजी की अगर बात कर ली जाए, और बड़े आपस में बाहमी एतमाद के साथ आप काम करते रहे हैं। लेकिन आज आपने बहुत बड़ा जुमला उनके लिए बोल दिया कि ओगरा है ही नालायक तरीन, मतलब वो उनके हमने कभी भी उनके साथ बामी काम वाम नहीं किया। देखिए, मीटिंग्स होती हैं, मुज़ाकरात हमारे होते हैं, हम उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मसाइल हैं। हम पिछले 4 माह से, देखिए, हमने भी बर्दाश्त किया ना, हमने बहुत लॉसेस किए हैं कि जब से अमेरिका के ईरान की वार स्टार्ट हुई है, हमारे जो इन्वेंट्री गेन हुए हैं वो हम बता नहीं सकते, हमारे पंप लॉसेस में। अच्छा, इस वक्त कोई आखिरी कोई और ऑप्शन है या आखिरी ऑप्शन यही बची है कि आप पेट्रोल पंप बंद कर दिए जाएं और आवाम को भी सताया जाए? साथ गवर्नमेंट से तो आपने अपने मुतालिबात मनवाने हैं, लेकिन इसमें आवाम ने भी बहुत कुछ सहना है, आवाम भी जलील होगी, सड़कों पर होगी। तो क्या कहते हैं आप, कोई और ऑप्शन मौजूद है या यही आखिरी ऑप्शन है? देखिए, आखिरी ऑप्शन तो ये है, क्योंकि हमारी बात ना तो कहीं सुनी जा रही है, ना मानी जा रही है, ना किसी को अवाम का एहसास है, ना हम भी अवाम है। हमारे 16,000-15,000 पेट्रोल पंप हैं, उसके ऊपर कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग एसोसिएट हैं। हम खुदा न खास्ता ये मार्जिन इसलिए नहीं ले रहे कि हमने अपने घर लेके जाना है। पंजाब गवर्नमेंट को आप देख लें, डेली वेजेस कहाँ पे चली गई, मिनिमम। हाँ, लेकिन ये जो बोझ है भट्ट साहब, ये तो अल्टीमेटली आम आवाम पे पड़ता है ना। जो एक्चुअल प्राइस होती है उससे कहीं 1 रुपया, कहीं 2 रुपये, कहीं 3 रुपये ऊपर ही पेट्रोल बेचता है, तो ये बोझ तो आवाम बर्दाश्त करती है। अच्छा, अगर अभी इस सिचुएशन में मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, अगर रोज़ की कीमतों के तयन की सूरत में आपका कमीशन बढ़ जाए तो आपको ये काबिल कबूल होगा? सर देखें, गवर्नमेंट अपने लिए तो 150-150 रुपया रेट बढ़ा लेती है, और हमारे लिए अगर 5-10 रुपए बढ़ा देगी तो हम ऑपरेशन चला रहे हैं, हम आपकी 24 घंटे सर्विस दे रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं अवाम की। लेकिन भाई साहब, इसमें अवाम का क्या, अवाम की क्या गलती है और इसमें खिदमत कैसी है? आपने पैसा लेना है, पेट्रोल अवाम को देना है, इसमें खिदमत अवाम की तो नहीं हुई। लेकिन अगर आप 10 रुपए मार्जिन बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो आप सोचें कि अवाम पर कितना बोझ पड़ेगा, अवाम की भी तो सोचें, कौन है जो अवाम की सोचेगा? आप जॉब करेंगी, आपको अगर ये सूट नहीं करती, आपका अगर बजट पूरा, लेकिन आपकी जॉब नहीं है, आपका कारोबार है। जी, कारोबार है, मुझे फायदा होगा तो मैं करूंगा ना कारोबार, मैं नुकसान पे कारोबार करूं। रोज प्राइसिंग आप ऊपर नीचे कर दे, मैं तो कोई जुआ लगा के नहीं बैठा हुआ इधर। मैं तो फायदा, लेकिन अवाम तो जुआ ही खेल रही है शायद। बट साहब, अवाम तो जुआ ही खेल रही है, वाफर मिकदार में पैसे आ रहे हैं। ना लगाए ना, आप फिक्सेशन करें ना, आप 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए रेट्स को फिक्स करें, लोग भी स्टेबल रहे, और पेट्रोल पंप वाला भी, उसको भी पता हो कि मैंने फला तारीख तक ये इस रेट पे काम करना है। हमारा साहब, आप अपना मार्जिन ना मांगे, फिर आप इस फैसले को रिवर्स करने की डिमांड रखें। अगर आप मार्जिन लेकर उसके बाद आप अवाम पर, तो वही उसी तरह से हालात रहेंगे। जी, मैं मुफ्त में काम करूं, आपको मुफ्त में मैं कारोबार तो नहीं करने आया, फायदा होगा तो करूं, मार्जिन क्यों ना मांगूं? नहीं, मार्जिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप समझते हैं कि डेली बेसिस पर ये कीमतों का तयन नहीं होना चाहिए ताकि आवाम पर भी बोझ ना पड़े, आप पर भी ना पड़े, तो फिर आपको मार्जिन के लिए एग्री नहीं करना चाहिए कि मार्जिन आपको मिल जाए, फिर आप डेली बेसिस पे भी कीमतों का तयन हो रहा है तो आप एग्री हैं उसके साथ, फिर आप आवाम का भी सोचें ना साथ में। नहीं, हम कभी भी एग्री नहीं है। हमारे 2 पॉइंट्स हैं, इसको फिक्स किया जाए 15 दिन या 1 महीने के लिए, और साथ में हमारा मार्जिन बढ़ाया जाए। हमें कभी भी किसी एक इन लॉ ऑफ फर्स्ट पॉइंट या हम उसको कंप्रोमाइज, ऐसा नहीं है। 2 पॉइंट्स हैं हमारे और उस पे ऊपर है हम। बहुत शुक्रिया नुमान अली भट्ट साहब, जनरल वाइस चेयरमैन थे पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, और उनका ये कहना है कि रोज़ के कीमतों के तयन से आधा तीतर आधा बटेर, इससे हमारा कमीशन भी मारा जा रहा है और आवाम भी इससे परेशान है। एक रोज़ के बाद ये डेडलॉक है, हम देख रहे हैं कि उन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद करने का फ़ैसला कर लिया और उसके बाद अल्टीमेटली
आवाम को इस बहरान का सामना करना पड़ेगा, महंगाई की सूरत में भी और पेट्रोल ना मिलने की सूरत में, और फिर उसके बाद महंगाई का तूफान होगा। बिल्कुल, और हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि ये तमाम इदारे मिलकर कोई ऐसा हल तलाश करें जिससे आवाम के ऊपर भी बोझ कम पड़े। ना सिर्फ अपनी अपनी जेबें भरने का सोचा जाए कि हमें मार्जिन कितना मिलेगा, आवाम जाती है तो जाए बाहर में, उनसे कोई गर्ज नहीं है किसी को। यहाँ पर प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन, और अभी आपको बताएं कि ईरान के साथ जारी जंग ने अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन को शदीद माली दबाव में मुब्तला कर दिया है, जहाँ जंगी अखराजात अरबों डॉलर तक पहुँचने के बाद फौज के कई अहम फंड्स आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म होने के खतरों से भी वो दो चार हैं। और वाशिंगटन पोस्ट ये बताती है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने और जंग बंदी के खात्मे के बाद सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। और अब तो एक नया बजट भी अप्रूव करवाया गया है जिसमें बताया जा रहा है 67 अरब डॉलर के हंगामी दिफाई फंड्स की भी मंजूरी दी गई है। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ईरान घुटनों पर चाहता है कि वो सुलह कर ले। अब असल मामला है क्या, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात पे उनके अपने भी अब यकीन नहीं करते। तो इस तमाम सूरत हाल पर असद हसन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तरफ गुज़श्ता रोज़ हम देख रहे थे कि सालिसों की तरफ से 10 रोज़ा सीज़ फायर की जंगबंदी की तजवीज़ सामने आ रही थी कि आगे कैसे चलना है, इस पर 10 दिन का एक ब्रेक लिया जा सके। साथ में ख़र्चा वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और जो शदीद हमलों की नई लहर थी वो भी ईरान का कुछ बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकी। और उन्होंने ये फिर से साबित किया है कि उनके पास ये कैपेसिटी भी है कि वो इस हमले को झेल सकें, और ये कैपेबिलिटी भी है कि इसका जवाब दे सकें। तो फिर दूसरी ऑप्शन अब अमेरिका के पास क्या रह जाती है, क्योंकि अब तो हलाकतें होना शुरू हो चुकी हैं, बॉडी बैग्स रिसीव होना शुरू हो चुके हैं, दबाव मज़ीद बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप पर। बहुत शुक्रिया आपका जुनेद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया, और इंशाल्लाह आपका भी। डेफिनेटली बहुत प्रेशर है और बड़ी मुश्किल पेचीदा कम्प्लेक्स सिचुएशन है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए। और लेकिन ये एक ऑब्जर्वर की हैसियत से मैं ज़रूर जानता हूँ कि इन तमाम पेचीदगियों मुश्किलात के बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट इस रेफरेंस में नज़र आने लगे हैं। देखिए, इस जंग का कोई दूसरा सिरा इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि जहाँ तक और जब तक ये कन्वेंशनल वॉर अब है, यानी एरियल स्ट्राइक्स हो रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान अपने आप को डिफेंड भी करता है, और ईरान जो अमेरिका के अहदाफ हैं या अमेरिका के जो ठिकाने हैं खलीजी ममालिक के अंदर, उनको भी वो टारगेट करता है, और बड़ा प्रिसाइज और बड़ी एक्यूरेसी के साथ उसको टारगेट कर रहा है। तो इससे मुश्किलात तो बढ़ रही हैं, लेकिन इसका कोई दूसरा सिरा फिर नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका के अंदर ना सिर्फ, जैसे आपने अपने इंट्रो में हवाला दिया है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जंगी बजट बढ़ रहा है, वो परेशानी का सबब है। बहरहाल अमेरिका के अंदर एक डेमोक्रेसी है, एक सिस्टम के थ्रू चल के आना पड़ता है फंड्स के लिए। कई मुल्क ऐसे बशमुल ईरान के हैं जहाँ पे एक आप कहने की एरिस्टोक्रेसी है, जहाँ पे डेमोक्रेसी सामने के तौर पे मौजूद है, लेकिन पूरी एक जैसे मुतलकुल इनानियत होती है, फंड्स मैनेज किए जा सकते हैं जैसे, लेकिन यहाँ से प्रॉपर हाउसेस उसकी अप्रूवल देते हैं, प्रॉपर कमेटीज देती हैं, तो इस वजह से प्रेशर्स हैं। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि ना सिर्फ फंड्स का इशू है, बल्कि अब तो जो वेपन्स हैं, जो मिसाइल्स हैं, उसका भी जो काउंट है वो उसको शुमार में लाने लगे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि असलहा जो है वो भी कम पड़ रहा है। तो मुश्किलात तो बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी साइड पे इसका जो कोई सिरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि MOU फ्लॉप होने के बाद आपके प्रोग्राम्स में बात हो रही थी कि ये अच्छी खबर है कि MOU हो गया है, लेकिन इसमें कई अपहीवल्स आएंगे, कई अप्स एंड डाउन्स आएंगे आगे चल के, और डिस्टर्ब भी होंगे। और मैं अभी भी नाउमीद नहीं हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पे आना है। और ये जो इस वक्त जो सालिसीन हैं बशमूल पाकिस्तान के, एक टफ टास्क है उनके सामने, लेकिन वो कर रहे हैं। ज़ाहिर है यही चैनल्स हैं, जब भी दो मुल्क की आपस में वॉरिंग पार्टीज बैठेंगी तो इन्हीं चैनल्स और इन्हीं मुल्कों के एफर्ट से बैठेंगी। बिल्कुल सही। अच्छा, एक तो असद हसन साहब, हम देख रहे हैं जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि इन्हीं मुल्कों की काविशें और कोशिशें फिर से रंग लाएंगी और एक टेबल पर इनको बिठा पाएंगे, लेकिन आपने अमेरिका का तज्जिया किया, आपने उनके बारे में बात की कि किस तरह से उनके पास असलहे की भी कमी हो चुकी है, हथियारों की कमी हो चुकी है, और बजट जो है इस वक्त नाकाफ़ी है। 1 महीने के अंदर अंदर बताया जा रहा है, पेंटागन की अपनी खबर है कि बजट जो है वो ख़त्म हो जाएगा जो कि एलोकेट किया गया है, और मज़ीद बजट की मंजूरी तक जो है वो हम समझ रहे हैं कि उनके पास उनके हाथ खाली हो जाएंगे बिल्कुल भी। दूसरी तरफ जो अमेरिका के अपने फ़ौजी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमें ज़बरदस्ती धकेला जा रहा है ईरान के सामने, हमें इस तरह से जैसे पेश किया जा रहा है, उनके सामने फेंका जा रहा है, और फिर बॉडी बैग्स भी आ रहे हैं।
ईरान के ऊपर आप क्या कहते हैं? ईरान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और ईरान के अंदर की इंटरनल सूरत हाल क्या है? डोनाल्ड ट्रंप तो ये कहते हैं, हालांकि उनके अंदर के इंटरनल हालात इतने ख़राब हो चुके हैं, उनकी इस वक्त फोर्सेस के पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि वहाँ पर किसी किस्म का कोई भी तसल्लुत ना तो वो रहने देंगे और ना ही किसी किस्म की कोई जौहरी हथियार रहने देंगे, वो सब कुछ निस्तो नाबूद कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ईरान क्या कैपेसिटी रखता है? ईरान इस वक्त कहाँ पर खड़ा है जौहरी हथियारों की हैसियत से, अपनी एमुनेशन की हैसियत से, या वैसे ही जंग की सूरत हाल के अंदर इस वक्त उसको वहाँ कहाँ पर आप रेट करेंगे? ईरान ने सरप्राइज किया है पूरी दुनिया को, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। यहाँ पे मैं शायद 30-40 सेकंड आपसे एक्स्ट्रा लूँगा। पहली बात कि उसने अपना डिफेंस प्रूव किया है और फिर उसने अपनी जारहियत, अपनी अटैकिंग जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसका भी इजहार किया है। एक्सपर्ट्स अमेरिका के अंदर अब ये कह रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है ईरान के लिए कि वो ये सब कुछ अकेला कर रहा हो। हर नए दिन, हर गुजरते हफ्ते और हर हफ्ते एक नया वेपन वो कहते हैं कि सामने आ रहा है ईरान की जानिब से, नया मिसाइल टेक्नोलॉजी सामने आ रही है जो उससे पहले मंजर आम पर कभी नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि ईरान की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसके बारे में जो ऑफिशियल अंदाजे थे वो दुरुस्त साबित नहीं हुए। और अब ये कहा जा रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो एडवर्सरीज हैं अमेरिका के, लाइक रशिया और चाइना, कि वहाँ से टेक्नोलॉजिकल और बड़ी टारगेटेड जो है वो सपोर्ट ईरान को मिल रही है। यही वजह है कि ईरान कई महीनों से अपना दिफा भी कर पा रहा है और अपनी जारहियत का भी वो मुजाहरा कर रहा है। और इसके बावजूद कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक बार ये भी कह चुके हैं कि अब तो उनके पास लॉन्चिंग पैड भी नहीं रहेगी जहाँ पे वो अपने मिसाइल्स को लॉन्च कर सके। लेकिन ये एक बात इसमें आखिरी, लेकिन एक प्रॉब्लम मेरा ये जरूर है, मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां इस वक्त ब्लफ भी खेल रही हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों सिर्फ इसलिए कि मुज़ाकरात की मेज पे जब दोबारा आए तो वो अपने आप को एक पावर के साथ आए, वहाँ पे बार्गेनिंग चिप के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकें। गलती भी कर रही हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप, इसमें मुझे कोई शुबा नहीं है, अमेरिका एक मिलिट्री माइट है और उसका बराह रास्त इस वक्त कोई रूस और चाइना उसमें फरीक नहीं है। अगर अपनी वो पूरी कुव्वत जब वो इस्तेमाल करेगा, जैसे ईरान तंग आमद बजंग आमद पे उसने बेहतर एक परफॉर्मेंस दी, अगर अल्टीमेटली प्रेसिडेंट ट्रंप को भी मजबूर कर दिया गया कि इसका इस तरह हल तलाश नहीं किया जा रहा, तो खाकम बदान फिर वो उसी जानिब जा सकते हैं जिसका वो कह चुके हैं कि सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी, मिट जाएगी, तो फिर एक बड़ा नुकसान हो सकता है और उसमें ऑफ कोर्स ईरान के लिए ज़्यादा नुकसान है। बहुत शुक्रिया असद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कहीं बौखलाहट में इस नुकसान, इस दबाव के बायस डोनाल्ड ट्रंप को इंतहाई कदम ना उठा लें, ये खदशा बहरहाल मौजूद है, लेकिन दबाव उनके ऊपर हर तरफ से है, चाहे उनके इत्तेहादी हों इस खत्ते के अंदर, यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़, या फिर उनकी अपनी आवाम हो। वो नहीं चाहते कि इस पराई जंग के अंदर वो अपने टैक्स पेयर्स का पैसा भी और अपने फ़ौजियों की जानें भी हाथ से मुसलसल गंवाते रहें और हासिल कुछ भी ना हो। और इस वक्त उनके पास दिफाई बजट भी इतना नहीं रहा कि अब वो मज़ीद लड़ सकें। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, आप कहीं मर जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद से विदाज़। वेलकम बैक। आज पाकिस्तान का एक और होनहार सपूत हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज़ उसने हासिल किया है, चीचा वतनी से इसका ताल्लुक है और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के ये दो तलबा हैं बुनियादी तौर पे, एक अली ऑन मेहदी जो हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं और दूसरे हैं मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूद राना, जिन्होंने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के AI फॉर गुड ग्लोबल समिट में 270 से ज़ायद बैनुल अक़वामी टीमों को पीछे छोड़ा है और तीसरी पोजीशन हासिल की है। तो ज़बरदस्त कारनामा, हमारी तरफ से ढेरों मुबारकबाद। बाकी इन्हीं से पूछते हैं। बिल्कुल जी। तो अली ऑन मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप वेलकम टू शो कहेंगे अली ऑन आपको, और बहुत मुबारकबाद सबसे पहले तो। और आपसे ये जानेंगे कि एक तो ये जो AI सैटेलाइट सिस्टम था आपका, जो आपने AI की मदद से तैयार किया, स्पेस में जाकर वहाँ का डाटा भी कलेक्ट करता है, फिर जो नागहानी आफात आने वाली होती हैं उनसे भी पहले आपको अल्टीमेटम देता है, आपकी फसलों के हवाले से नुकसान इन चीज़ों का हो जाता है उससे भी आपको बड़ी मदद मिलती है। इससे ये क्या आपने बना दिया, ये तो इस वक्त की ज़रूरत है जिस पर अभी बात होनी शुरू हुई है और आपने इस पर पहले से ही काम शुरू कर दिया हुआ था इतनी छोटी सी उम्र में कि अभी आपका बैचलर भी कंप्लीट नहीं हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले थैंक यू सो मच एंड एक न्यूज़ का थैंक यू जिन्होंने इनवाइट किया। कंपटीशन के हवाले से बात की जाए तो बेसिकली ये AI एंड स्पेस कंप्यूटिंग चैलेंज था। तो बेसिकली उन्होंने हमें एक डाटा सेट एंड प्रॉब्लम प्रोवाइड की थी जिससे हमने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मॉडल बनाना था जो बेसिकली सैटेलाइट के अंदर इम्प्लीमेंट हो और वो सैटेलाइट के अंदर ही इमेज प्रोसेसिंग करके उनको आउटपुट्स दे। बेसिकली अभी जिस तरह काम हो रहा है वो बेसिकली सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं, वो फिर नीचे अर्थ ग्राउंड लेवल पे वापस आते हैं, फिर वो साइंटिस्ट उस पर वर्क करते हैं।
बट ये जो मॉडल होगा ये सैटेलाइट के अंदर ही इम्प्लीमेंट होगा। सैटेलाइट जैसे ही इमेज करेगा तो वो उसको प्रोसेसिंग के लिए मॉडल के अंदर ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और आउटपुट्स डायरेक्ट आपको ग्राउंड लेवल पे मिलेंगे। ठीक है। सो इसमें काफ़ी उन्होंने 3 राउंड्स थे। सबसे पहले राउंड में एक इंटरव्यू टाइप था, उन्होंने क्वेश्चन आंसर की थी और लाइक बेसिकली वो जज कर रहे थे कि स्टूडेंट्स को नॉलेज है या नहीं इस फील्ड का और इन चीज़ों का। सेकंड राउंड में उन्होंने हमसे एक मॉडल बनाने को कहा था बेसिकली, जिसमें इन सिंपल टर्म्स में बात करूं तो वो बिल्डिंग डिटेक्शन के लिए और उसकी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए जो मॉडल होता था बेसिकली वो हमसे उन्होंने बनवाया था। आगे जो लास्ट फेज़ था, जो फाइनल राउंड था, उसमें बेसिकली उन्होंने हमें एडवांस लेवल पे ज़रा लेके गए थे। उन्होंने लीस्ट सरफेस टेम्परेचर बेसिकली जो होता है, इसके अलावा बिल्डिंग्स की जोन सी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग के बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा हॉट हीट रीजन सब ज़्यादा कहाँ पे है, हीट वेव्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं हीट वेव्स फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे किस इलाके में ज़्यादा हीट वेव्स के खदशात हैं। इसके अलावा जिस तरह आपने बात की कुदरती आफात में जो उनसे क्लाइमेट चेंजेस हैं उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसके काफ़ी यूजेस हैं, वो डिपेंड अच्छा, एक तो ये कि पाकिस्तान से हमारे 2 बच्चे वहाँ पर गए, रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे मौजूद थी पाकिस्तान की, दुनिया भर से 270 से ज़्यादा टीम्स वहाँ पर थी। कितना चैलेंजिंग था। और हमें तो यही हम देखते हैं कि फैसिलिटीज़ बहुत कम है, इसके बावजूद अगर हमारे बच्चे इस तरह से नुमाया कारकर्दगी दिखा रहे हैं अपनी सलाहियतों की बुनियाद पे, तो आपके इंस्टीट्यूट का इसमें क्रेडिट है, आपका अपना इंटरेस्ट था कि आपने ये नुमाया पोजीशन हासिल की। जी, सबसे पहले तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट की वजह से मतलब इन चीज़ों का बंदों को अंदाज़ा होता है कि इस फील्ड का, कंप्यूटर साइंस की फील्ड का, एआई की फील्ड का। बाकी कंपटीशन के वाले से बात की जाए, इसमें हमने ख़ुद ही अप्लाई किया था, किसी के थ्रू या बेशक हमारी यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं किया था, हम अकेले ही थे। और वज़ारत आईटी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेशन नहीं थी, आपने टिकट अप्लाई करना तमाम जो आपका था वो सब सब सेल्फ था। जी, वो सब सेल्फ था, गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से कोई सपोर्ट नहीं थी। हालांकि हमारे एक एमपी हैं मलिक नशीर अहमद खान लंगड़ियार, उनके थ्रू जो चेयरमैन मसूद राना खान है, मसूद राना जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन हैं, उनके थ्रू हमने वीज़ा असिस्टेंस की उनसे रिक्वेस्ट की थी, जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था हमें, और जिसकी वजह से मतलब मेरा वीज़ा लगा और मैं जनेवा में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सका और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज़ मेडल। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वहाँ पर 270 बैनुल-अक़वामी टीमें भी मौजूद थीं और ऑब्वियसली सबको ही ये चैलेंज दिया गया होगा, सबको यही टास्क दिया गया होगा। आपने 3rd पोजीशन हासिल की, जो कि हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बच्चे यहाँ से निकलकर एक ऐसे मकाम पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा नाम बना कर आए हैं। वहाँ पर आपको क्या महसूस हुआ कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की मज़ीद तब्दीली एजुकेशन सिस्टम में लाने की ज़रूरत है उन बच्चों के साथ कम्पीट करने के लिए? क्योंकि हमारे पास ब्रेन तो बहुत है, हमारे इतने शार्प बच्चे हैं माशाल्लाह से, लेकिन उनको पॉलिश करने के लिए यहाँ पर और कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए जो हम अपने बच्चों को दें तो उनका मुकाबला करने में उन्हें कोई मतलब पीछे नहीं रख सकेगा? बिल्कुल, अभी जिस तरह मैंने समिट में गया तो मैंने वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ से काफ़ी यंग स्टूडेंट्स जो कि इवन के अभी अपने फर्स्ट ईयर में थे बैचलर्स के, या फिर दूसरे जो प्रोफेसर, जितने भी मेंटर्स थे काफ़ी कंट्रीज़ से आए हुए थे। तो मुझे वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कोई पाकिस्तान से कोई भी प्रोफेसर या कोई भी स्टूडेंट इस लेवल पे नज़र नहीं आया। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि अब जिस तरह मैं अकेला वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव था पाकिस्तान की तरफ से, तो बेसिकली इस पे थोड़ा सा हम गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि वो इस तरह के लायामल करे, वो इस तरह की अवेयरनेस भी हो, सपोर्ट भी हो। आप हमारे देखने वालों को, यंगस्टर्स को, बच्चों को आप भी ज़रा गाइड कीजिए, आपने इसमें अप्लाई कैसे किया? हर साल आप बता रहे थे कि ये इवेंट होता है, ये समिट होता है, तो उसमें किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, प्रोसेस क्या है? बेसिकली ये एक समिट होती है, AI फॉर गुड ग्लोबल समिट, 2026 थी ये वाली, तो अभी 2027 भी आएगी। और ये कब अप्लाई करना होता है इसमें? इसमें ये जो कंपटीशन था ये स्टार्ट हुआ था जनवरी में, इसकी डेडलाइन आई थिंक दिसंबर में हुई थी। 6 मंथ्स लगते हैं जी, 6 मंथ्स का प्रोसेस है, पूरा कंपटीशन है जिसमें 3 राउंड्स होते हैं और आपको हर राउंड से क्लियर करके फिर आप नेक्स्ट राउंड पे जाते हैं। तो एट दी एंड फिर वहाँ पे आपको इनवाइट किया जाता है। वेबसाइट का नाम, इस इदारे का नाम, इस समिट के इवेंट का नाम, अगर आप जी, ये समिट ऑर्गेनाइज़ की जाती है ITU की तरफ से, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जो कि यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी है। सो बेसिकली ये UN का इवेंट है,
यूएन की एआई समिट है, तो आपको एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट आप लिखेंगे तो बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अली ऑन मेहदी आपको, और इसी तरह से आप चमकते रहिए। हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, और हमारी गवर्नमेंट को असातिज़ा को ट्रेन करने के लिए भी ऐसे समिट में भेजना चाहिए ताकि वो ट्रेन होकर आएँ और अपने बच्चों को पॉलिश कर सकें, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को संवार सकें। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। एक अहम फैसला, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि खुला की डिग्री दायर करने से बीवी का हक महर खुदकार तौर पर ख़त्म नहीं हो सकता। तो शौहर की तरफ से जुल्म साबित होने पर बीवी हक महर की हकदार होगी। तो बहुत सी ख़वातीन हैं जिनके साथ मजालिम होते हैं लेकिन उनके हुकूक भी खा लिए जाते हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं जिन्होंने शौहर की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखा और अदालती हुक्मनामे के मुताबिक जिस्मानी, जहनी, जज्बाती, ज़ुबानी और माशी तशद्दुद भी जुल्म के ज़ुमरे में ही आता है। बिल्कुल जी, और ये दरख्वास्त गुजार जो था 18 मार्च 2022 में 1 लाख रुपए हक महर मुकर्रर करके निकाह किया गया था, और फिर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि खातून ने खुला, इद्दत के नान नुफ़्का और हक महर की वसूली के लिए फैमिली कोर्ट में दावा दायर किया है। तो खातून का मौक़िफ़ था कि हक महर का मुतालबा करने पर शौहर ने तशद्दुद शुरू कर दिया, जो कि हमारे दीन ने भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि वो औरत का हक है और उसे शादी के वक्त ही अदा कर देना चाहिए। अब इसमें भी कुछ लोग ये कहते हैं कि ये मुअज्जल था, कुछ लोग कहते हैं ये गैर मुअज्जल था, ये शादी के वक्त ही अदा करना बनता था और ये बाद में भी ज़िंदगी के किसी मरहले पे भी अदा किया जा सकता है, लेकिन तलाक के वक्त तो आपको वो हक महर हर सूरत में अदा करना होता है। इसी हवाले से तफसीलन हम बात करते हैं। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे अब्रेज़ आपको, वकास आपको। और वकास, आप इसे जानेंगे जिस तरह से हुक्मनामा आया है कि अगर औरत खुला भी लेती है तो उसका हक ख़त्म नहीं होगा, मर्द जो है शौहर फिर भी वो पाबंद होगा हक महर की रकम अदा करने में। अच्छा, इसमें मुअज्जल और गैर मुअज्जल दोनों सूरतों का भी थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा, और फिर इस फैसले की रोशनी में अब मर्द हजरात कब यह हक महर देने के पाबंद होंगे? अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आज से 15-20 साल पहले जो हमारी फैमिली कोर्ट की प्रैक्टिसेस थी, उसके अंदर अगर एक औरत जो है वो खुला का दावा फाइल करती थी तो उसको फार्गो करना पड़ता था, उसको सरेंडर करना पड़ता था अपना हक महर इन दी फेवर ऑफ हस्बैंड, कि जो कोर्ट जो उसे खुला की डिग्री ग्रांट करेगी वो इस कंडीशन पे, इस कंसिडरेशन पे ग्रांट करेगी तो उसको अपना हक महर छोड़ना पड़ेगा। उसमें भी दो रीज़न्स थी। नंबर 1 ये कि बहुत से ऐसे मामला जिसमें हदूदुल्लाह के अंदर मियाँ बीवी जो है वो निबाह करने से कासिर हैं, तो वहाँ पे अगर औरत ये समझती है कि वो अपना खुला लेना चाहती है तो कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो कोर्ट से खुला दे देता है। एक सिंपल मोड है। दूसरा जो इसके अंदर है कि बहुत से केसेस के अंदर जहाँ पे हक महर जो है वो 50 लाख दिया गया, करोड़ों पे लिख दिया गया, और औरत कई दफ़ा ये देखने में मिलता था हमारी फैमिली प्रैक्टिसेस में कि जब वो खुला का दावा फाइल करती थी तो हक महर को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी कि मुझे हक महर दिया जाए। तो अदालतों में और जो इससे पहले प्रैक्टिस थी उसमें औरत को फार्गो करना पड़ता था अनलेस कि आप किसी किस्म का तशद्दुद की मेंटल हैरेसमेंट जो है वो प्रूव करें। अब जो रिसेंट हमारी प्रैक्टिस है और ख़ासतौर पे इस तरह की जजमेंट जो है वो धड़ोधड़ आ रही हैं, बल्क में इस तरह की जजमेंट्स आ रही हैं कि अगर एक औरत को जज्बाती तौर पे, ज़ुबानी तौर पे इमोशनली अब्यूज़ किया जाता है, उसे गालम गलोच की जाती है, तो अल्टीमेटली इस चीज़ का एविडेंस या इस चीज़ का प्रूफ कोर्ट ऑफ लॉ में पेश ही नहीं किया जा सकता। एक औरत और एक मर्द जो है, जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है, हुदूद अल्लाह के अंदर निबाह करते हैं और वो एक कमरे के अंदर एक दूसरे को गालम गलोच करते हैं, तो वो गालम गलोच कहीं पे ना रिकॉर्ड की जा सकती है और वो गालम गलोच प्रूफ भी नहीं की जा सकती। तो ये कोर्ट का जो फैसला आया है ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला। इसके अंदर इन तमाम सैलिएंट फीचर को न्यूमरेट कर दिया गया, एनंसिएट कर दिया गया, एलैबोरेट कर दिया गया कि अगर औरत अदालत में आएगी कि मुझे खुला दिया जाए तो उसको अपना जो हक महर का राइट है वो फार्गो नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं छोड़ना पड़ेगा। अच्छा वकास, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले जो प्रैक्टिस थी वो हक महर औरत से माफ़ करवा लिया जाता था और खुला की सूरत में तो उसे दिया ही नहीं जाता था। और अभी जो जजमेंट आई है और यहाँ जिस तरह आप कह रहे हैं बल्क में आप तो जजमेंट इस पर आ रही है, लेकिन हमारा दीन क्या कहता है इस हवाले से, क्योंकि इसमें मोहम्मदन लॉ भी शामिल होता है और उससे भी रहनुमाई ली जाती है। तो हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? औरत को हक महर तो शादी के वक्त ही अदा करने का एक रखा गया है दीन हमारे ने कि आप औरत को उसी वक्त हक महर अदा कर दें। हक महर इसलिए भी नहीं होता कि तलाक दी जाएगी तो ही हक महर होगा या खुला लिया जाएगा तो ही हक महर होगा। इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारी खवातीन जो है वो माफ़ भी नहीं करती हैं लेकिन इसके बावजूद उन्हें हक महर नहीं दिया जाता। जी बिल्कुल जी, हमारे दीन के अंदर जो हक महर जो है दैट इज़ अ कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ कंसुमेशन ऑफ मैरिज, मीनिंग देयर बाय दो तरह के हक महर रखे गए हैं।
एक प्रॉम्प्ट डावर है, एक डेफर्ड डावर है, एक मुअज्जल है, गैर मुअज्जल। मुअज्जल जो फौरी तौर पे अदा कर दिया जाता है, जब निकाह होता है उसी वक्त अदा कर दिया जाता है। और गैर मुअज्जल वो है जो किसी कंडीशन पे जो बीवी किसी वक्त भी डिमांड कर सकती है, या ऑन दी डेथ ऑफ हस्बैंड, जब उसके हामन की डेथ हो जाती है तब, या तलाक के वक्त जो है तब दिया जाता है, या कंडीशन लिख ली जाती है कि 3 साल बाद 5 साल बाद जो है वो हक में अदा कर देगा। इसको गैर मुअज्जल कहा जाता है। तो लिहाजा जो सबसे खूबसूरत हक महर है, जिसकी दीन इस्लाम भी तलकीन करता है कि जब मियाँ बीवी जो है वो शादी के बंधन में बंधते हैं तो जो मुअज्जल है फौरी हक महर अदा किया जाए। तो आई थिंक कि जितनी भी शादियाँ होती हैं और जितने भी निकाह पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पे मोहम्मदन लॉ के मुताबिक होते हैं, उसके अंदर मुअज्जल हक महर जो है वो सबसे खूबसूरत हक महर है, जो फौरी निकाह के वक्त अदा कर दिया जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा दीन भी इसी चीज़ की जो है वो हमें तलकीन करता है। और उसकी वजाहत अब हमने बैरिस्टर वकास देखा है कि इस फैसले के अंदर भी हाई कोर्ट के काफ़ी उसमें वजाहत सामने आ चुकी है। तो इस पर अमल दरामद को एक तो ये कि कितना यकीनी बनाया जाएगा, इस फैसले के बाद आप अमल दरामद होता देख रहे हैं। थोड़ा सा एक मिसाल के तौर पर देखा जाए, एक दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके दरमियान निकाह हुआ और उसके बाद फिर अलहदगी की नौबत भी आ गई है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर नबिहा अली ख़ान की और उनके जो हस्बैंड हैं हारिस खोखर। तलाक़ अव्वल का एक जो प्रोसेस होता है उसका आगाज़ हो चुका, सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट भी हो रहा है, जिसमें ये बताया गया कि 7 नवंबर 2025 को निकाह तय पाया था और 1 लाख रुपए हक महर मौके पर ही अदा कर दिया गया था। तो अब वो बरी ज़िम्मा है हक महर के मामले से, लेकिन अगर देखा जाए तो इल्ज़ामात बड़े संगीन लगाए जा रहे हैं। इस सूरत में जो लेन देन का मामला है वो किस तरह से सेटलमेंट होगी, अगर आप रोशनी डाल सकें, अगर आप ये केस आपकी नज़र से गुजरा है तो। जी गुजरा है, बिल्कुल गुजरा है। देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि अगर मियाँ बीवी का हदूद अल्लाह के अंदर निबाह नहीं होता तो हावन जो है वो समझता है तो उसके पास एक अनफेटर्ड, अनलिमिटेड और अनफिल्टर्ड राइट है डिवोर्स का, वो किसी टाइम भी प्रनाउंस कर सकता है। तलाक़ एहसन, तलाक़ हसन, तलाक़ बिदा, 3 फॉर्म्स हैं डिवोर्स की। एट द सेम टाइम अगर औरत समझती है कि मर्द जो है वो उसे तलाक नहीं दे रहा, हदूद अल्लाह के अंदर वो निबाह करने से कासिर है, तो वो खुला का दावा दायर कर सकती है, जो कि शायद इस केस के अंदर खुला का दावा शायद फाइल किया गया था। फिर लेटर ऑन जो है वो खुला के दावे में पेश होने की बजाय उन्होंने उसको तलाक भेज दी। जब तक 90 दिन का वक्त नहीं गुजरता, रुजू करने का टाइम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आज से 4 माह कबल जजमेंट मौजूद है, जिसमें 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला किया था कि चाहे तलाक़ हसन हो, तलाक़ एहसन हो, तलाक़ बिद्दा हो, तलाक़ सलासा हो, किसी भी सूरत 90 दिन गुजरने से पहले तलाक जो है वो एक्सपायर नहीं होगी, तलाक मुअत्तर नहीं होगी और अल्टीमेटली 90 दिन का टाइम गुजारना पड़ेगा। और जो आपने बात की, हमारी बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर हमें इस तरह की सूरत हाल को देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज़ वाज़ह कर दी गई कि औरत अगर हदूद अल्लाह के अंदर निबाह नहीं कर पा रही, उसको जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर हरासा किया जा रहा है, वकास ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं इसी केस के अंदर, डॉक्टर नबीहा के केस के अंदर वो क्लेम करती हैं कि उन्होंने पहले खुला दायर किया और उसके बाद हारिस खोखर ने उन्हें पहली तलाक का नोटिस भेजा है। अब इसमें दोनों एक दूसरे पर सबकत ले जाना चाहते हैं, पता नहीं किस तरह की जंग इनकी चल रही है। कभी कभी तो ये लगता है कि शायद ये कोई स्टंट है जो कि व्यूज़ हासिल करने के लिए है, और एक दूसरे पर सबकत ये है कि मैंने तलाक दी, दूसरा कह रहा है कि मैंने पहले खुला लिया और उसके बाद उसने मुझे नोटिस भेजा है। इसमें फिर कानूनी हैसियत किसकी होगी, खुला की होगी या फिर जो नोटिस उधर से भेजा गया है किस पर अमल दरामद होगा और कोर्ट किस तरह से इस पर प्रोसीडिंग करेगी? हुला की नहीं, बिल्कुल हुला की डिग्री जो है वो उसका एक प्रोसेस है कोर्ट ऑफ लॉ में। सबसे पहले समन किया जाएगा, समन के बाद अब अगर वो नहीं आते हवार इश्तिहार किया जाएगा, फिर कोर्ट डिग्री जारी करेगी। वो तो अभी 3-4 माह का प्रोसेस उस सारे हुला के अंदर, उसमें चूँकि सालसी के लिए भी एक डेट डाली जाती है कि मियाँ बीवी सुलह कर ले और ये अपना हदूद अल्लाह के अंदर निबाह करने की कोशिश करें। लेकिन ये जो तलाक है ये तो 90 दिन के बाद मौसर हो जाएगी। जो आपने कहा कि सबकत किस चीज़ को मिलेगी, वो जो हस्बैंड की तरफ से नोटिस भेजा गया है 90 दिन के अंदर अगर वो रुजू नहीं करते तो 90 दिन के बाद दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ, वो मियाँ बीवी नहीं रहेंगे। ये एक प्रोसेस है जो पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर के अंदर और 90 दिन में बैरिस्टर वकास अगर 90 दिन में रुजू कर लिया जाए तो उसका प्रोसेस क्या होगा? फिर इसका कोई हैसियत नहीं रहेगी इस पहले तलाक के नोटिस की? जी विड्रॉ कर, देखिए इसमें
जो इस्लामी तरीकाकार है, मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें तो वो रुजू कंसिडर किया जाता है। अगर आपने हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक देखना है तो दो चीज़ें हैं इसमें, ये है कि नंबर वन ये कि मुस्कुराने वाली बात हो सेकेंडरी तौर पे कंसीडर की जाएगी। सबसे पहला जो प्रोसेस हस्बैंड को करना पड़ेगा वो यूनियन कौंसल, जहाँ पे उसने तलाक का नोटिस भेजा था, बीवी को भी भेजा था, यूनियन कौंसल में भी भेजा था, यूनियन कौंसल से वो नोटिस विड्रॉ करवाना पड़ेगा और वहाँ पे दोबारा जाके एप्लीकेशन देनी पड़ेगी या जुबानी बताना पड़ेगा कि मैंने अपनी बीवी के साथ रजू कर लिया और हम दोबारा से जो है एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी के तौर पर रहना शुरू हो चुके हैं। तो 90 दिन का वक्त है, अगर वो दूसरी तलाक भी भेज देते हैं फिर उसके बाद भी टाइम मौजूद है। वकास, अगर ये किसी ने मजाक बना रखा हो, आज नोटिस भेजा, यूनियन कौंसल में चला गया, एक हफ्ते के बाद आपने रुजू कर लिया, वो नोटिस वापस ले लिया और फिर कुछ 6 महीने के बाद आपको दोबारा आपके दरमियान चपकलिश हुई और आपने फिर एक नोटिस दे दिया, तो क्या उसको सेकेंड नोटिस तस्वुर किया जाएगा या फिर उसको फिर से आगाज समझा जाएगा? नो, उसको सेकंड नोटिस तस्वुर किया जाएगा। एक मर्द के पास 3 तलाकें देने का इख्तियार, अगर एक तलाक उसने दे दी तो उसने अपना पहला जो इख्तियार था वो फालतू कर दिया। लेकिन उसने वापसी भी तो की। जी मैं वापसी की, जब वो दोबारा जो है वो उसके साथ करता है तो फिर अल्टीमेटली उसका सेकंड नोटिस है और इसी तरह वो थर्ड जब 3 दफ़ा तलाक दे देगा फिर उसके पास इख्तियार मौजूद नहीं होगा और वो मियाँ बीवी नहीं रहेंगे। अगर उसके बाद वो आपस में रहना चाहते हैं तो उसके लिए इस्लाम के अंदर एक हलाला का कंसेप्ट है, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। जो हम कंसीडर करते हैं कि उसके पास चली जाएगी फिर वापस आ जाएगी, वो एक प्योर कंसेप्ट है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि जिस भी शख्स के पास जो कि खामन करार पाता है उसके पास जो 3 तलाक़ें देने का इख्तियार है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद शायद बहुत सारी मुश्किलात है हमारे दीन के अंदर भी। तो लिहाजा जब भी कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई आम शख्स है, वो ज़िंदगी गुजारता है तो उसको चाहिए कि इन तमाम चीज़ों पे तफक्कुर करे, तदब्बुर करे। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर वकास, एक चीज़ की और भी वजाहत कीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि तलाक का या खुला जो भी इसमें है वो तो इन्हीं में से कोई बेहतर जानता है, लेकिन इस दौरान में एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है, सोशल मीडिया पे व्लॉग्स किए जा रहे हैं, पॉडकास्ट किए जा रहे हैं और बहुत ही संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास होते हैं जब वो निकाह में होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें, इसके असरात कानूनी तौर पे क्या होंगे और शरई तौर पे इसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या हमारी गाइडेंस है या गाइडलाइंस हैं? बिल्कुल, ये हम जानने की कोशिश करते हैं वकास अब्रेज़ खान से, क्योंकि वो हमारे साथ ही मौजूद होंगे। कुछ इखलाकी गिरावट का भी शिकार है हमारी सोसाइटी, इन्फ्लुएंसर्स हो गए या दीगर लोग हो गए। तो वकास अब्रेज़, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी ये सोशल मीडिया पर बैठ के कैंपेन चलाई जाती हैं एक दूसरे के अगेंस्ट और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है, एक दूसरे को गालम गलोच भी किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, वो कि ये हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये इखलाकी गिरावट तो तस्वुर किया जाएगा। इसको मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास करार दिए गए हैं, एक दूसरे के राजों को पोशीदा रखने का कहा गया है और जब वही इस तरह से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगे अलहदगी की सूरत में चाहे या वैसे, तो फिर मुआशरे के अंदर एक बिगाड़ भी पैदा होता है। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? अगर डिवोर्स का एक प्रोसीजर होना है तो एहसन तरीका क्या है? अगर कोई खुला लेना चाह रहा है या तलाक देना चाह रहा है तो उसमें हमारे दीन ने क्या रहनुमाई की है, हमारी किस तरह से हो सकता है और क्या इस तरह से उछालना बेहतर रहेगा? देखिए, हमारे दीन ने इन तमाम मामलात के अंदर जो है वो बड़े खूबसूरत तरीके से वो तरीकाकार बता दिया है। नंबर 1 ये कि अगर हावन जो है वो हुदूदुल्लाह के अंदर निबाह नहीं कर सकता, वो डिवोर्स प्रोनाउंस करता है तो उसके बाद वो हक महर की जो रकम है वो अदा करे और दोबारा इन तमाम मामला से दूर रहे, क्योंकि कुरान के अंदर भी इन तमाम चीज़ों की वजाहत की गई है कि ऐसे तरीके से जो है वो तमाम मामला को लेकर चला जाए। इवन कि अगर हदूदुल्लाह के अंदर निबाह नहीं कर पाता तो फिर भी हक महर अदा किया जाए। और उसके बाद ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये तंज़ो मजाक किए जाते हैं, तनकीद की जाती है, एक दूसरे की किरदार कुशी की जाती है, इसकी ना हमारा दीन इजाज़त देता है और ना ही हमारा कानून और हमारी मोरालिटी, बिल्कुल इस चीज़ की कोई इजाज़त मौजूद नहीं है दोनों तरफ से। जब आप एक दूसरे के साथ मियाँ बीवी ही नहीं रहे तो ताल्लुक़ का या ताल्लुक़ ख़त्म होने पे ही आपके ज़र्फ़ का पता चलता है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम बात करें तो उसके बीच में रह गई, वो ये कि एक खुला का जो प्रोसेस एक औरत कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करती है, उसके अंदर अगर हमारा निकाहनामे के अंदर जो 26 कॉलम्स हैं उसके अंदर कॉलम नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एट द टाइम ऑफ कंसमेशन ऑफ मैरिज, निकाह के वक्त काट दिया जाता है या उसे खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें एक औरत के लिए जो है वो तलाक़ तफ़वीज़ का इख्तियार मौजूद है। वो अगर ये समझती है कि मुझे जिस्मानी तौर पे, इमोशनली, ज़ुबानी तौर पे गालम गलोच की जा रही है, अब्यूज़ किया जा रहा है, माशी मेरा इत्तेसाल किया जा रहा है,
तो वो खुद भी तलाक तफवीज़ का इख्तियार अपने पास रख सकती है और कोर्ट का प्रोसेस फेस किए बगैर ऑब्जर्व किए बगैर 4-5-6 महीने वहाँ पे गुजारे बगैर वो खुद भी तलाक दे सकती है। और ये वही प्रोसेस होता है जिस तरह हस्बैंड करता है। हमारे जो लेटेस्ट जितने भी मामला था, खासतौर पे जो इन्फ्लुएंसर्स की शादियां, बजाय इसके कि वो अदालतों में एक दूसरे पे जाके कीचड़ उछाले, मीडिया खेले या अपने सोशल मीडिया पे व्लॉगिंग करे, वो कानून नंबर 18 का बगौर जायजा ले। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दोनों पार्टीज जो हैं इसकी शराइत को जरूर पढ़े। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर वक्कास अब्रेज़ खान हमारे साथ मौजूद थे, माहिर कानून। और डॉक्टर नबिहा या हारिस खोखर का मामला हो या कोई और हो, एक दूसरे का लिबास होते हैं हस्बैंड और वाइफ, और अगर वो अलहदगी भी इख्तियार करना चाहते हैं तो उसके अंदर बहुत ही इज़्ज़तदार तरीके से भी अलहदगी इख्तियार की जा सकती है। बहरहाल हक महर का तरीक़ाकार क्या होगा, हाई कोर्ट के फैसले ने काफ़ी हद तक इसमें वजाहत कर दिया। बिल्कुल जी, और हाई कोर्ट के फैसले से पहले हमारे दीन ने भी बड़ी वाज़ेह वजाहत की है इसके ऊपर कि हक महर जो है वो मर्द को हर सूरत अदा करना होगा। औरत खुला ले, तलाक दे रहा हो मर्द, या फिर तलाक ना भी हो, सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ भी रहना हो, तो भी हक महर अदा करना होगा। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। वैसे हमारा आज का मौजू बहुत ही अहम है, हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ, उनकी ज़हनी हालत से जुड़ा हुआ, लेकिन आज दुनिया भर में आलमी यौम दिमाग यानी कि वर्ल्ड ब्रेन डे भी मनाया जा रहा है, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, जिसका मकसद यही है कि दिमागी सेहत की अहमियत को उजागर किया जा सके, आसाबी बीमारियों से मुतल्लिक अवाम में शऊर बेदार किया जा सके और बर वक्त तशख़ीस के साथ इसके इलाज को भी यकीनी बनाया जा सके। बिल्कुल जी, और हम तो यहाँ पर दिमाग की सेहत पर बात ही नहीं करते, और इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि माहिरीन की जो कि दिमागी सेहत पर काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, उनकी भी अहमियत को उजागर किया जा सके और दिमागी सेहत की अहमियत को भी उजागर किया जा सके। याद रखने, सीखने, फैसला करने की जज्बात जो है वो हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है, बल्कि हमारी पूरी बॉडी को, हमारे हर अज़ा को ब्रेन ही कंट्रोल करता है। लेकिन जब उसी ब्रेन की हम सेहत को इग्नोर कर देते हैं तो फिर उसके बाद मसाइल पैदा होते हैं। वो है हमारी मुतवाज़न ग़िज़ा का ना होना, बाकायदा वर्जिश ना करना, मुनासिब नींद ना होना। अगर आप नींद भी पूरी नहीं लेते तो भी आपका दिमाग जो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो आज हमने इसके साथ ही साथ बच्चों की दिमागी सेहत के ऊपर भी बात करनी है कि आज आलमी दिन तो मनाया जा रहा है, लेकिन हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अब डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे उनके दिमाग सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, थके लेथार्जी से फील करते हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा फातिमा, माहिर नफ्सियात हैं ये, और इसकी आगे कर रही हैं, स्टूडेंट भी हैं साथ ही साथ। तो इन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर हिरा फातिमा आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। हिरा, सबसे पहले तो ये हम जानेंगे आपसे कि अभी जो तादाद है हमारे यहाँ डॉक्टर्स की, माहिर नफ्सियात की, बहुत कम है। 700 से 800 के करीब किसी जगह पर अगर डॉक्टर किसी सिटी में या किसी 25 करोड़ के लिए अगर मौजूद हैं, तो आप सोचें कि वो बहुत कम तादाद है जहाँ पर इतनी तादाद। और आजकल तो हर दूसरा बंदा ज़हनी अमराज में मुब्तला है, नफ्सियाती मसाइल का शिकार है। वो बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, बहुत सारे, क्योंकि जब सोसाइटी में मसाइल का अंबार होता है तो फिर बीमारियां भी उसी तरह से होती हैं, और ये सारी जहन से जुड़ी हुई, दिमाग से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। तो क्या इसके ऊपर तवज्जो नहीं है या डॉक्टर्स का रुझान नहीं है इस शोबे की तरफ आने का? आखिर वजह क्या है? या वसाइल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हमारे यहाँ माहिर नफ्सियात को उस तरह से हम ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं? ओके, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो आपकी 10,000 है अवाम, उसके लिए एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या माहिर नफ्सियात का होना ज़रूरी है। लेकिन हम क्योंकि ऑलरेडी डेवलपिंग कंट्री में रह रहे हैं, तो यहाँ पे लगा लें 100,000 पीपल के लिए वी हैव ओनली लाइक 1 or 2 साइकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी, और सेकंड पे आता है हमारा मेंटल हेल्थ के साथ अटैच स्टिग्मा कि लोग लेबल कर देते हैं कि ये पागल है या ज़हनी माजूर है। तो उस चीज़ों से बचने के लिए भी लोग हेल्प भी सीख नहीं करते। एक तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज की कमी है, एंड सेकंड थिंग इज़ कि हमारा ख़ुद से भी जो है ना रुझान नहीं है इस तरफ। और दूसरे हम समझते हैं कि फ़िज़िकल एलिमेंट ही फ़िज़िकल जो है ना वो नज़र आ रही है तो बीमारी है, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो बीमारी नहीं है। सो ऑब्वियसली इसके पीछे माइंडसेट भी है लोगों का। डॉक्टर हिरा, बच्चे ख़ास तौर पे हमारा जो मुस्तकबिल है, जिनसे हम बड़ा प्यार भी करते हैं, हम उनको फलता फूलता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि वो बुरी आदतों में ना हो, वो ज़्यादा देर टैब्स पे या गैजेट्स पे अपना वक्त ज़ाया ना करें, शरारतें भी ऐसी ना करें जैसे किसी को नुकसान हो। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा डांट डपट करते हैं, हम नहीं करते तो कोई और घर में कर देता है जहाँ पे बहुत से जॉइंट फैमिली सिस्टम है। उसके असरात क्या होते हैं अगर बच्चे के साथ हर जिसमें रोक टोक हो रही हो, बहुत ज़्यादा डांट डपट हो या शाउट किया जा रहा हो, तो फिर उस बच्चे की मेंटल ग्रोथ के ऊपर, उसकी शख्सियत के ऊपर उसके क्या असरात होते हैं? डेफिनेटली इट्स लाइक अ स्कार्स, यू आर लिविंग स्कार्स जो कि किसी को नज़र नहीं आएंगे, बट आप उसके ट्रेसेस छोड़ रहे हैं ऑन मेमोरी। पहले तो इसकी मिसाल ऐसी है कि आप
किसी भी मैट्रिक्स को जितना कंप्रेस करेंगे वो अपने आप को बाउंस बैक करता है। तो सेम विद लाइक हमारे बच्चे जो कि पहले ही वल्नरेबल होते हैं, समझाने का एक तरीक़ाकार है। हम डांट डपट करने में बहुत जल्दी करते हैं और अप्रिशिएट करने में बच्चे को ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। उसको पता भी नहीं होता कि मुझे किस चीज़ पे अप्रिशिएट किया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि बच्चे को अप्रिसिएशन दी जाए, नॉट फॉर एवरीथिंग लाइक कि आप उनको हर चीज़ के लिए फाइनेंशियल के लिए ही दें, मतलब कोई चीज़ टैंजिबल ही हो, इनटैंजिबल। द रोल ऑफ टच अगर बात की जाए, बच्चे को हक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये उसकी ऑक्सीटोसिन उसके लिए हार्मोन रिलीज़ करता है, हैप्पी हार्मोन। उससे बॉन्ड भी वो कर सकता है बच्चा, और वो ईजी है कि वो बच्चा भी हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करेगा। सो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को जो है ना डांट डपट के बजाय पहले तो आप जो है ना प्यार से, मोहब्बत से, और फिजिकल टच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो वैसे भी कहते हैं कि अगर आप बच्चे को अपने साथ हग कर लेते हैं और सीने से लगा लेते हैं तो उसका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो रिलीज़ होता है, उसका कोर्टिसोल लेवल नीचे आता है और वो बिल्कुल काम एंड कूल हो जाता है। अच्छा, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये छोटे बच्चों के साथ आप कर सकते हैं, प्रैक्टिकली भी है। बट जो थोड़े से बच्चे टीनेजर हैं, आप जिस तरह से हम जेन ज़ी की बात करते हैं, उनमें एग्रेसिवनेस होना, उनको तो अब प्यार से उस तरह से नहीं समझाया जा सकता, उनके ऊपर तो शायद डांट ही काम करे, क्योंकि वो उस एज से निकल चुके हैं जिस एज में प्यार से समझाया जा सकता था या समझाने की ज़रूरत होती है। उनके साथ फिर तरीक़ाकार क्या इख्तियार किया जाए, किस तरह से उन्हें समझाया जाए? पहले तो वी नो कि एक ट्रांजिशन देखिए वर्ल्ड ने मिलेनियल से जेन ज़ी की तरफ, और नाउ तो जेन अल्फा एंड नाउ इट्स जेन बीटा। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले तो पेरेंट्स का इतना ज़्यादा नॉर्मल जो अब मॉडर्न ट्रेंड है उनके से पहले खुद अवेयर होना, तभी जाके आप बच्चे के साथ कंपैटिबिलिटी बना पाएंगे। जब पेरेंट्स एक डिफरेंट माइंडसेट से बात कर रहे हैं एंड बच्चा इज़ गेटिंग लाइक समथिंग फ्रॉम डिफरेंट थिंग, तो वो किस तरह से अलाइनमेंट आएगी। सो उसके लिए ज़रूरी है पेरेंट्स का खुद को एजुकेट करना, और किसी भी चीज़ में डांट डपट, इस जनरेशन की सेल्फ इस्टीम बहुत जल्दी हर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनको ऑब्वियसली हर चीज़ जल्दी प्रोवाइड की गई है और दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड वी हैव टू एडमिट दिस कि जो 90s के लोग हैं या 80s के हैं, उनको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि इनके साथ मैनेज किस तरह से करना है। और उसके लिए ज़रूरी है बच्चे को इंसल्ट ना किया जाए। उस ऐसे वर्ड्स जो कि शायद हमारे लिए ईजी टू हेयर थे, लेकिन उन बच्चों के लिए वो ईजी नहीं है समझना। उनके लिए वो ऐसे लगता है सेल्फ इस्टीम पे अटैक है। वैसे भी हज़रत अली का भी कॉल है कि अगर आप किसी की इस्लाह चाहते हैं तो उसे आप अकेले में समझाएं। अगर आप उसको सबके सामने समझाएंगे तो उसका और बिगाड़ पैदा होने का खतरा होगा। तो ये भी हमें इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। पब्लिकली शेम करना बच्चे को, पब्लिकली अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो उसमें सबके सामने बच्चे के साथ डांट डपट करना, वो उसको एक इमोशनल इंजरी दे जाता है। शायद वो उसके बारे में बात ना करे, और उसका एग्रेशन, वो पाइल अप इमोशंस जब होते रहते हैं, वो एक फिर एग्रेसिव आउटबर्स्ट आता है और हम कहते हैं इसने बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा कर दी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ के रोज़ बच्चे के साथ बॉन्ड करें, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है इस मॉडर्न वर्ल्ड में आप बच्चे के साथ बॉन्ड कैसे कर सकते हैं। नाउ द चैलेंजिंग थिंग फॉर टीनेजर्स इज़ लाइक कि आप उनके साथ बॉन्ड करें, क्योंकि वो इजीली आपको अपने ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते हैं। वो खुद एक हार्मोनल फेज़ में होते हैं जहाँ पे वो बचपन से निकल के उन्हें समझ नहीं आ रहे होते हम जवान हैं, ये बच्चे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके साथ बॉन्ड करें, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो। बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चों से जो आपने बॉन्ड बनाने की बात की है, बॉन्ड किस तरह से मजबूत बनेगा जेन ज़ी के साथ, जेन बीटा के साथ, या जेन जो इसके दरमियान में आई अल्फा के साथ, उनके साथ? क्योंकि पेरेंट्स के लिए, जैसे आपने भी कहा, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बच्चे शेयर नहीं करते हैं अपने आप को, और उनको अपने ग्रुप का तो समझते ही नहीं है। अपने पेरेंट्स भी समझने से इनकारी है ना। पेरेंट्स, हम तो अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कर लेते थे, बट अब के बच्चे जो हैं, जो जेन ज़ी है या दूसरी दो जेन्स हैं, वो नहीं शेयर करना चाहती हैं। तो वो बल्कि बहन भाइयों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो क्या किया जाए, ऐसा क्या तरीक़ाकार है बॉन्ड मजबूत बनाने का? पहले तो आप फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है ना उनके साथ प्लान कर सकते हैं, व्हाट दे लाइक। अब तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो आप वीकेंड्स पे उनके साथ एक एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको फोर्स ना करें दैट यू लाइक मेरे साथ शेयर करो, मेरे साथ शेयर करो। जब आप उनकी चीज़ों में इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे ना, वो आपके साथ कंफर्ट लेवल डेवलप कर लेंगे और इवेंचुअली वो शेयर करना शुरू कर देंगे, बजाय इसके कि वो किसी स्ट्रेंजर के साथ या बैड कंपनी में जाएं और आपके भी अगेंस्ट हो जाएं। सो आई बिलीव कि उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, अगर कोई बच्चा हमारे ही गलत रवैयों की वजह से या आसपास के ऐसे माहौल की वजह से खुद से खौफ का शिकार हो चुका है, उदासी का शिकार हो चुका है, या कोई भी चीज़ उसको इनसिक्योर बना रही है, तो उसको फिर वापस किस तरह से लाया जाए, उसको नॉर्मल किस तरह से किया जाए? उसके लिए ऑब्वियसली ज़रूरी है कि पहले तो बच्चे को देखा जाए कि बच्चे की डैमेज कहाँ तक हालत हो गई है, वो सैडनेस में चला गया या एंशियसनेस है। कुछ लोग बिल्कुल ही रेबल होते जो हैं, तो अगर सैडनेस का शिकार है, उसे बैक टू लाइफ लाने के लिए ऑब्वियसली ओवरनाइट तो चीज़ें नहीं होंगी। उसके लिए पेरेंट्स के लिए पहले पूरी बच्चे की असेसमेंट की जाती है, और उसके बाद उसके इश्यूज़ को देखते हुए पहले जो है थेरेपिस्ट है उनके साथ कंफर्ट लेवल डेवलप किया जाता है, और फिर उसके बाद हम जो है ना जॉइंट सेशंस कर सकते हैं, जिसमें
फादर या मदर जिनके साथ भी जो है प्रॉब्लमेटिक रिलेशनशिप है उनको इन्वॉल्व किया जाए, और उसके लिए बच्चे की पूरी मैनेजमेंट जो है ना वो तैयार की जा सकती है कि कौन सी चीज़ उसको अच्छी लगती है, उस पर बेजा रोक टोक ना किया जाए और उसको एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए, और उसमें से बेहतरीन चीज़ें आर्ट्स में इन्वॉल्व करना बच्चे को। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिरा फातिमा, आप हमारे साथ मौजूद Thank थी you और so बड़े much. खूबसूरत मशवरे डॉक्टर हिरा के। अपने बच्चों को ट्रस्ट दीजिए, अपने बच्चों पर इतना एतमाद दिखाइए कि वो आपके साथ खुद ब खुद शेयर करना शुरू कर दें चीज़ें, और साथ ही साथ अगर आप अपने बच्चे को मोहब्बत और प्यार देते हैं तो साथ ही साथ प्यार से समझा भी लिया करें, क्योंकि जब आपने उन्हें इतना प्यार दिया हुआ होता है तो वो बहुत सारी चीज़ें आपसे मज़ीद रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप फिर जब समझाने पे आते हैं तो आप डांट डपट शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर ब्रेक लेते के बाद हैं। आपको बताएंगे कि रावी, चनाब और सतलुज में इस वक्त पानी की सूरत हाल क्या है, कितनी संगीन सूरत हाल हो सकती है अगर अभी जो करने वाले इक़दाम हैं, क्योंकि पड़ोसी जो है वो ताक लगाए बैठा है, पानी पे पानी छोड़ रहा है, ऐसे सूरत हाल का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। इस पर तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। मूसलाधार बारिशों और भारतीय आबी जारहियत के बायस मुल्क के अहम दरियाओं और नदी नालों में नाजरीन पानी के बहाव में तेज़ी से इजाफा देखा जा रहा है, और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुख्तलिफ बैराजों और हेडवर्क्स में पानी के बहाव का ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है, बल्कि जो तमाम नहरें हैं हमारे पास, चनाब है, रावी है, सतलुज है, ये भी इनमें भी पानी की सतह बुलंद हो रही है। बिल्कुल, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होंगे, मुख्तलिफ दरियाओं से, दरिया सतलुज में, दरिया रावी में, दरिया चनाब में सूरत हाल के हम उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि महकमा मौसमियात और मरबूत इदारों की जानिब से दरियाओं की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। नदी नालों के करीब वाक़ आबादियों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। सतलुज का रुख पहले कर लेते हैं, समीउल्लाह हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। समीउल्लाह, सतलुज में पानी की सतह क्या है और बारिशों के बायस क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आसपास की आबादियों को खाली करवा लिया गया? जी शुक्रिया इशाल और जुनैद। मैं इस वक्त कसूर दरिया बिकीविंड के मुकाम पर मौजूद हूँ। अगर बात करें दरिया में सैलाबी सूरत हाल की, तो दरिया सतलुज में इस वक्त जो है वो मामूल के मुताबिक जो है वो पानी बह रहा है। इस वक्त दरिया सतलुज में जो है वो सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। अगर बात करूँ PDMA की तरफ से जो है वो अलर्ट जारी किया गया है बारिशों के बायस। मैं इस इलाके में मौजूद, ये बिकीविंड का वो इलाका है जो पिछले साल जो है 2025 में यहाँ पे जो है वो 34 साल तारीख का जो है वो बड़ा सैलाब आया, और इस इलाके को जो है वो दरिया सतलुज ने सबसे ज्यादा जो है वो मुतासर किया। अगर इसमें अगर बात करूं तो सैकड़ों एकड़ अराजी जो है इस इलाके की जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। दरियाई कटाव की वजह से लोगों की खड़ी फसलें जो है वो दरिया सतलुज में जो है वो बह गई। पिछले साल जो है वो सैलाब की वजह से यहाँ के लोगों के जो है वो घर गिर गए। मैं इस वक्त जिस ऊंचे बंद के ऊपर जो है वो खड़ा हूँ, ये जिला इंतजामिया ने अभी जो है ये बंद जो है वो मसनूई बंद जो है वो बनाया, और इसके ऊपर जो है वो इस इलाके को महफूज करने के लिए यहाँ पे जो है वो स्टोन पिचिंग जो है वो कर दी गई है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो जिला इंतजामिया समीउल्लाह आप हमारे साथ मौजूद थे। दरिया सतलुज की सूरत हाल अभी तो जो रूटीन का पानी है वही नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें भी बताया जा रहा है कि अगर इससे ज़्यादा पानी की जो मिकदार है वो बढ़ी तो फिर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। हम रुख करते हैं अब रावी का। राना आमिर वहाँ पर मौजूद हैं। राना आमिर, आप बताइएगा, रावी के इतराफ में जो सोसाइटीज़ हैं, जो एरियाज़ हैं, जो आबादियाँ थी, उनको खाली करवा लिया गया है, और पानी की सतह कितनी बुलंद हुई है पहले से? जी बिल्कुल, पूरे पंजाब में मानसून का जो स्पेल है बारिश जारी है। किसी जगह पे हल्की और किसी जगह पे तेज़ जो बारिशें वो हो रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से 24 जुलाई तक जो बारिशों का सिलसिला बताया गया हुआ है, ये पेशगोई की गई हुई है, और ये बताया गया हुआ है मुतलका जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है डिवीजन्स वाइज और ज़िलों वाइज के अपने जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये बताया गया हुआ है कि किसी जगह के ऊपर तेज़ बारिशों के बायस जो नदी नालों में तुग़यानी आ सकती हुई है, और जो दरियाओं के अंदर भी किसी मकाम के ऊपर जो बहाव है पानी का वो अप हो सकता है। उसके लिए भी इंतज़ामात मुकम्मल करने के लिए भी हदायत जारी कर दी हुई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, शादरा का ये मकाम है और दरिया रावी का बिल्कुल बेड के पास में मौजूद हूँ। मेरी राइट साइड के ऊपर यहाँ पर पानी की जो तेज़ लहरें हैं उनका जो बहाव है वो यहाँ से चल रहा है, और कुछ ही दूरी के ऊपर यहाँ पे जसर का मकाम भी है। दरिया रावी जब इंडिया से निकलता है तो जसर के मकाम से होता हुआ यहाँ पे शादरा में और फिर थ्रू आउट यहाँ से आगे मूव करता है। और ये वही मकाम है जहाँ पे पहली मरतबा जब सैलाब आया तो लोगों के जो मकानात हैं, लोगों को अपनी जो माली उनको नुकसानात का जो है सामना करना पड़ा था। इस मरतबा जो लोगों को पहले ही अवेयर करने के लिए जो मुतलका इंतज़ामिया है, लाहौर
इंतज़ामिया है उन्होंने अवेयरनेस के लिए यहाँ पे लोगों को भिजवाना शुरू कर दिया हुआ है, क्योंकि इसके साथ जितनी भी कच्ची आबादियाँ हैं रावी की लेफ़्ट साइड के ऊपर और राइट साइड के ऊपर जितनी भी बहुत आबादियाँ शुक्रिया हैं राना आमिर, रावी का अहवाल बता रहे थे। चनाब नगर में दरियाए चनाब पर फयाज़ अहमद फैज़ी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। फयाज़ अहमद फैज़ी, यहाँ पर पानी की सतह क्या है, हुकूमती इंतज़ामात और तैयारियाँ कैसी हैं? बिल्कुल, हालिया मानसून बारिशों की वजह से दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम पर पानी की जो सतह है वो एक बार फिर से बुलंद होना शुरू हो चुकी है। इस वक्त दरियाए चनाब में चनाब नगर के मकाम से 30,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो गुजर रहा है। अगर मैं बात करूं हेड मराला की, तो हेड मराला से भी तकरीबन 60,000 क्यूसेक पानी का जो रेला है वो चंद ही घंटों तक चनाब नगर के मकाम पर पहुँचेगा। इसी तरह ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से भी दरियाए चनाब में सैलाबी जो सूरत हाल है उसकी वार्निंग जारी कर दी गई है। दरिया चनाब के जितने भी नशेबी इलाके हैं वहाँ पर ऐलानात के जरिए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का भी कहा जा रहा है। इस हवाले से ज़िले इंतज़ामिया के हवाले से अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया पहले ही तकरीबन मुतअद्दिद जो फ्लड मॉक एक्सरसाइज हैं वो डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आयशा रजवान की ज़ेरे क़यादत हो चुकी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला भर में दो जो हैं वो फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ दरियाए चनाब पर भी रेस्क्यू समेत मुतल्लिका जो बहुत शुक्रिया अदारे हैं फयाज अहमद फैज़ी चनाब से, सतलुज से समीउल्लाह से राना आमिर हमारे साथ मौजूद थे। बाज़ दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रैलियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम इस वक्त अबरालूद ही है पाकिस्तान भर के अंदर। आपको पता है कि 24 जुलाई तक फोकास्ट भी है बारिशों की और तूफ़ानी बारिशों की। अलर्ट रहना होगा हमें भी और हुकूमती एडवाइजरी पर अमल करना होगा। हुकूमत की तमाम तर जो इंतज़ामिया या मशीनरी है उससे भी मुतहरिक होने की ज़रूरत है ताकि किसी हंगामी सूरत हाल से बिल्कुल। और ये वो सूरत हाल है जो हम आपको दरियाओं की बता रहे थे। वैसे तमाम शहर भी डूबे हुए हैं, जहाँ पर बारिश ज़्यादा हुई है वहाँ पर पानी भी बहुत ज़्यादा आया है। लाहौर समेत गिरदोनवा में भी हमने यही सूरत हाल देखी है। हर जगह हमें डूबी हुई नज़र आई है और हुकूमती मशीनरी हमें नाअहली का सबूत देती हुई नज़र आई है। यहाँ पर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।